हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सीबीएसई स्टूडेंट्स। आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं ये, जिसको मैंने नाम दिया है लास्ट मिनट रिवीजन। और हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। आपके फाइनल एग्जाम के लिए पूरी इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में कवर करने वाली हूँ एंड आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम देख लेते हैं जल्दी से कि इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, केवल मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 18 है जो पेज 459 पर है, वो आपने छोड़ना है। अदरवाइज कंप्लीट सिलेबस आपने इस चैप्टर का करना है। दिस चैप्टर विल गिव यू 5 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। ठीक है, 5 नंबर आपको यहाँ से 5 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करना है। और अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो अब हम फटाफट से पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेक्टर, व्हाट इज ए वेक्टर? अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। डायरेक्टेड, ये डायरेक्शन दे दी मैंने, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसको बी। ये जो ए है ये इस वेक्टर का कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। बी पर ये फिनिश हो रहा है तो बी इस वेक्टर का कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो वेक्टर को 3 चीज़ों से जाना जाता है। पहला होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड। दूसरा होता है डायरेक्शन, तीसरा होता है स्पोर्ट। ये स्पोर्ट अभी बाद में बताती हूँ, पहले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि इस पूरे वेक्टर की जो लेंथ है ए से बी तक की, इसकी जो ये लेंथ है ये तो इसका क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड। तो हम तो अपनी जनरल टर्म्स में क्या लिखते हैं? ए बी करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जल्दी से देखें, पहले तो जो ये वेक्टर ए बी है इसे हम ऐसे लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए से बी तक, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। और जब हम इसकी लेंथ की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम उसे लिखेंगे वेक्टर ए बी का मॉडुलस। ये मैग्नीट्यूड होगा। मान लीजिए 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताई दी, ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। और अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की तो ये वेक्टर इस लाइन एल के साथ साथ है, ठीक है। मैंने इस ब्लू लाइन को एल नाम दे दिया, तो इस लाइन पर ये वेक्टर बन रहा है। तो जो लाइन एल है वो इस वेक्टर की स्पोर्ट लाइन कहलाएगी। मेन आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसको हम कई बार स्मॉल वेक्टर ए से भी डिनोट कर लेते हैं, तो इस केस में उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए का मॉडुलस। ये नोटेशन है जो इस लेंथ को दिखा रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वेक्टर बताया, मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन बताया, इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स बताए हैं। अब हमारा एक आ जाता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट से क्या मतलब है? यूनिट माने एक, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हुज लेंथ इज 1। मान लीजिए ये ए से बी तक हमारे पास कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और इसे ऐसे लिखा जाएगा कैप लगाकर, ए बी इज अ यूनिट वेक्टर। इसे हम स्मॉल वेक्टर ए बी नाम दे सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है तो इसे हम कैप से डिनोट करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको बता दूं कि हम अपने क्वेश्चंस को इजी करने के लिए 3 डायरेक्शंस में 3 फिक्स यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स के डायरेक्शन में एक्स के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे वहाँ यूनिट वेक्टर हम आई से डिनोट करेंगे। वाई की डायरेक्शन में या वाई के पैरेलल जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे उन्हें हम जे कैप से डिनोट करेंगे। और जेड के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे यूनिट, उन्हें हम के कैप से डिनोट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर यहाँ समझना बहुत जरूरी है। एक बात और बता दूं कि यूनिट वेक्टर कैसे आता है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऑलवेज यूनिट वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, इनकी मैग्नीट्यूड और आपके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर, ये हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। पोजीशन दिखाए, मान लीजिए ओ हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 0 0 होते हैं। पी कोई भी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन में अगर x y z हैं, तो जो वेक्टर OP है
जो वेक्टर, देखो अगर आपको डिटेल चाहिए, डिटेल का अब हमारे पास टाइम नहीं, तो मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। वेक्टर ओपी जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, एक्स आई, एक्स कंपोनेंट के साथ इसका डायरेक्शन को ये यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये हो गया हमारा वेक्टर OP। और अगर हम वेक्टर OP को नाम दे दें स्मॉल लेटर में वेक्टर R, तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि ये आपका वेक्टर R है। और अब हम बात करते हैं इस वेक्टर R के मैग्नीट्यूड की, मीन्स द लेंथ ऑफ OP। तो वो आपका बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं स्मॉल एक्स वाई जेड, ये हमारे स्केलर कंपोनेंट फॉर्म बोल देते हैं इसको, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R कहलाएंगे। स्केलर डायरेक्शन, देखो दो टर्म्स होती है स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर कंपोनेंट स्केलर हो जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं वो वेक्टर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट। लेकिन अगर हम इनके साथ आई जे और के लगा दें तो ये हमारे वेक्टर R के क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए AB इसी फॉर्म में 3i माइनस 4j प्लस 5k, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस माइनस 4 स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस 5 स्क्वेयर अंडर रूट। इसको सोल्व करेंगे, 9 और 16 25 25 50, और ये 25 25 रूट 2 आपका आ जाएगा 5 रूट 2, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। और जो 3 है इसी के स्केलर कंपोनेंट पूछे जाएं तो वो 3 माइनस 4 5 बनेंगे। 3i माइनस 4j 5k इसके वेक्टर कंपोनेंट बनेंगे। These are some types of vectors। 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे आने नहीं है तो हम इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। जीरो वेक्टर, जो वेक्टर एक ही पॉइंट पर स्टार्ट और वहीं पे ख़त्म हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो इसे लिखा जाता है जीरो वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, यूनिट वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और किसी भी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे 2 3 4 5 10 वेक्टर जो किसी एक सेम पॉइंट, मान लो ए पॉइंट है, ए से वेक्टर ए बी जा रहा है, ये वेक्टर ए सी जा रहा है, ये ए डी, तो ए बी ए सी ए डी एक ही पॉइंट उनका इनिशियल पॉइंट है, तो ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। को लीनियर, लगने में तो ऐसा लगता है लीनियर एक ही लाइन में हो, ऐसा हो भी सकता है सेम लाइन पर भी हो वेक्टर, या पैरेलल लाइंस पर हो। एक ही लाइन पर 2 वेक्टर हैं, डायरेक्शन सेम हो ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी और सी डी एक ही स्पॉट है इनका, तो दोनों कोलिनियर हैं। 2 वेक्टर्स 2 पैरेलल लाइंस पर बने हुए हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, तो भी वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। मींस 2 वेक्टर्स की लाइन ऑफ सपोर्ट अगर सेम है या पैरेलल है तो वो वेक्टर कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, ऐसे 2 वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड है 5, ये है आपका वेक्टर सी डी, मैग्नीट्यूड है 5, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी मान लिया 5 5 है, तो ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर वेक्टर ए से बी पर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें सपोर्ट लाइन जो होती है वो सेम होनी चाहिए, इसमें इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई। मान लो ये वेक्टर होता है यहाँ सी डी, तो ये इसका नेगेटिव हो जाता ए बी का, ठीक है। वैसे ए बी का नेगेटिव होता है बी ए बी ए का नेगेटिव होता है, और बी ए बी का नेगेटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वैसे तो जब हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर मिलेंगे तो एडिशन करना बिल्कुल अलजेब्रा की तरह हो जाएगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पर हम कंपोनेंट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और ये हमारा कोई भी वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स का हमने सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर,
ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो इनका जो सम आएगा, देखो ये थोड़ा सा डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर की बजाय मैं इधर लेती हूँ इसको। देखिए ज़रा, ये हो गया वेक्टर ए, और जहाँ वेक्टर ए एंड हुआ वहाँ हमने अगर ले लिया वेक्टर बी, तो ये मान लिया ए बी है, ये बी सी है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल हम कंप्लीट करते हैं, और ये जो थर्ड साइड होगी ए सी, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट का मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो ये ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। तो जो वेक्टर ए सी है वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर समझ लें, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए सी। बी को बीच में से गायब कर देंगे। हम देखो ना, हमने किया है, हम यहाँ से हमने क्या किया है, हमने यहाँ से शुरू किया, हम यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ तक गए, और फिर हम यहाँ पर आए हैं वापस, ठीक है। तो अगर हम सीधा चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ए से बी पर गए, हम बी से सी पर गए, फिर हम सी से वापस ए पर आ रहे हैं, सेम ए बी बी सी सी ए, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान देना एक बार, बहुत जल्दी से देखें फटाफट। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से ए पे आए, जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो। तो इन दैट केस तो ये हो जाता है जीरो। लेकिन अगर इस सी ए को मैं राइट में ले जाऊँ तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा माइनस सी ए, और माइनस सी ए सी का नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस हटके जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये ए सी बन जाएगा। तो दो वेक्टर्स अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, टेकन इन सेम डायरेक्शन, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट भाई सेम, तो चक्की तो ऐसे चल रही थी ना, तो ए सी नहीं, सी ए नहीं होगा, ए सी होगा। ये ऐसे जा रही थी डायरेक्शन, ऐसे ना जाकर ऐसे जाए, तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। एक और चीज यहां पर आ जाती है, अगर यहीं पर हम एक पैरेललोग्राम पूरा कर ले, यहीं पर एक पैरेललोग्राम पूरा कर लें, तो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से भी ये इधर नहीं भाई, इधर नहीं, क्योंकि मैंने ए प्लस बी इधर लिया है। तो ये देखें एक बार, यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम पूरा कर लेती हूँ। हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये वेक्टर ए है, तो ये भी हमारा वेक्टर बी है, और ये भी वेक्टर ए है। अगर बहुत ध्यान से समझे, इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेलल, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, देन इट्स डायगोनल विल वन डायगोनल विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वेक्टर्स, एंड सेकंड डायगोनल विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। लेकिन जब जनरल क्वेश्चन हम करेंगे तो वो हमें दिए जाएंगे किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। सपोज कर लीजिए वेक्टर ए है, A1i A2j A3k, और वेक्टर बी है आपका B1i B2j और बेटा B3k। तो जब हम वेक्टर a प्लस बी की बात करते हैं, देन वी विल ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। आई वाला आई वाले में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा A1 प्लस B1i, A2 प्लस B2j और A3 प्लस B3k, ये आ जाएगा। अगर माइनस करना है तो यहाँ माइनस और इधर माइनस, और इधर इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, और ये है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए हमें ये वेक्टर ए गिवन है, ए से बी तक ये वेक्टर ए है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a। तो 2a का मतलब इसी की डायरेक्शन में वेक्टर, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड इससे क्या हो, डबल हो। समझ रहे हैं बात को? हाफ ए का मतलब इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए बी के मैग्नीट्यूड से आधा हो। -2a का मतलब इसी वेक्टर का डबल, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी भी स्केलर से हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर हम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर उसी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये चीज़ उसके मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट डालेगी। समझ आ रही है बात आपको? तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की वेक्टर से प्रोडक्ट अभी आने वाली है, उसको भी देखते हैं। ये 2-3 टॉपिक देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर मान लीजिए ये है हमारे पास, y एक्सिस, z एक्सिस,
एक्स वाई जेड। ये कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है OP, जिसे आप R कह सकते हो। और ये वेक्टर अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है। वेक्टर x के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो वो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। और उन एंगल्स की जब हम कोसाइन वैल्यू ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो वो उस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, जिन्हें हम L, M और n से रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं। और यहाँ एक इनकी पहचान होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दीज डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 2 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं रिजल्ट आपके। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन तो आप समझ जाइए, डायरेक्शन का मतलब हम एंगल की बात कर रहे हैं, उन एंगल की कोसाइन वैल्यू ले ली तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए। डायरेक्शन रेशो क्या है? L, M और N तीनों को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट ए बी सी से ऐसे डिवाइड करें कि ये रेशो थ्रू आउट सेम हो जाए। तो जिन कांस्टेंट से हमने डिवाइड किया है ए बी सी, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो, इन शॉर्ट लिखूंगी मैं, ऑफ वेक्टर आर। जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं ये ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशो कहलाएंगे। माइनस नहीं है, ये मैंने टिक लगाया था यहाँ। और ये ऐसा एक कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट कांस्टेंट्स होंगे। तो डायरेक्शन रेशोज किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर की कितनी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के जो है वो यूनिक होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर कोई है तो उसे हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? ध्यान दें, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। और हमें वेक्टर PQ बनाना है, PQ, P से Q की तरफ, ध्यान देना। तो जो वेक्टर PQ हमारा बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1 i, Q वाला पहले, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। यानी कि PQ का वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मीन्स OQ माइनस OP। तो आपको कई बार 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, उनसे पास करने वाले वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आपने उस वेक्टर को यहाँ बनाना है, उसके बाद आपने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मे बी के क्वेश्चन आ जाए कि आपने उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। हाँ, देखिए जरा ध्यान से, मान लो ये आपको दे दिया कि PQ को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाओ। अब सारी बात आपको समझ आनी चाहिए। PQ वेक्टर बनाओ, सबसे पहले तो आप बनाओ वेक्टर PQ। हाँ, 0 में से 1 गया माइनस i, 1 में से 2 गया माइनस j और प्लस 0 के, ये आ जाएगा हमारा। अब ये तो वेक्टर हो गया PQ, लेकिन हमें क्या करना है? PQ की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे? PQ का ले लेंगे मैग्नीट्यूड, जो कि बनेगा 1 + 1 का अंडर रूट, दैट इज √2। तो इसकी डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? वेक्टर PQ को वेक्टर PQ के ही मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1, इसको √2 से डिवाइड करेंगे, -1/√2i -1/√2j। तो कितनी सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनसे पास करने वाला वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इनसे आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ध्यान भी आ जाएंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में करते थे उसी टाइप से है। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B। Suppose there are 2 points A and B and there is another third point C which is dividing these points in m ratio n। तो वेक्टर की सेंस में O कोई फिक्स पॉइंट है तो A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a मान लिया, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b मान लिया और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c मान लिया। और ये इस लाइन, इस AB को ज्वाइन करने वाले, AB पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली
m/n में डिवाइड कर रहा है, तो c कैसे निकलेगा, m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर ये इंटरनल रेशो है तो रेशो अगर एक्सटर्नल है यानी पॉइंट C इन दोनों से कहीं बाहर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, mb माइनस na बाय m माइनस n। ये सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है। अगर यही पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है तो वो कैसे निकल जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होती है हमारी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज कर लीजिए a और b हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और थीटा उनके बीच में एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, a डॉट b का मतलब होता है मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा। थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब एक रिजल्ट क्या सामने आता है कि अगर a डॉट b 0 है तो उससे दो ही कंक्लूजन निकलते हैं, या तो वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है या फिर वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। क्यों, जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 होगा, यहाँ cos 90 रखोगे जो 0 होता है तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। जो जो प्रॉपर्टीज मुझे फटाफट याद आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं यानी कि कम्यूट करते हैं। सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लें, ध्यान देना, मॉड a और दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 1 होता है तो ये बन जाएगा मॉड a का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम ले रहे हैं, इट मीन्स हम उस वेक्टर की उसी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से i डॉट i 1 होगा, j डॉट j भी 1 होगा, j डॉट j और k डॉट k भी आपका 1 होगा। लेकिन जब हम i डॉट j की बात करें तो वो 0 होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है। j डॉट k की बात करें तो वो भी 0 होगा और k डॉट i की बात करूं तो वो भी 0 होगा। तो सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी और जो अलग अलग है उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगी। अब ये डॉट प्रोडक्ट एक और एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा जाए तो आपने इसका यूज़ करना है। कोस थीटा को यहाँ रखना है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाय मॉड a मॉड b। तो इस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें वेक्टर a और b कंपोनेंट फॉर्म में दे देते हैं और हमें कह देते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो हमने इसी का यूज़ करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का यूज होगा और साइन थीटा पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमारा एंगल 0 to 90 है या 90 to 180 है। गॉट इट। तो ये हमें हमेशा एंगल निकालने के लिए कोस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करना है। डॉट प्रोडक्ट पर एक टॉपिक और आ जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन b। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, तो ये होगा a डॉट b बाय मॉड b। ध्यान रखना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को बाद वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाए, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो ऊपर तो वही a डॉट b आएगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, वेक्टर a। ठीक है, a पर प्रोजेक्शन निकालनी है तो a का मैग्नीट्यूड नीचे, b पर प्रोजेक्शन निकालनी है तो b का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब डॉट प्रोडक्ट को मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉम्पोनेंट फॉर्म में। कॉम्पोनेंट फॉर्म में तो देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर a और b गिवन है, सपोज कर लीजिए कि वेक्टर a हमें गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b हमें गिवन है b1i b2j b3k, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये हमारी कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट आ जाती है, ये हमारी कंपोनेंट फॉर्म में आ जाती है डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, बीच में डॉट का साइन लगता है। स्केलर इसलिए बोलते हैं कि इसको करने के बाद जो आंसर आता है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर नहीं मिलता है। और भी कुछ रिजल्ट रह गए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी जल्दी से अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताती हूँ आपको।
सपोज कर लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में है थीटा एंगल। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को, पहले तो क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में हम ये क्रॉस का साइन लगाते हैं, और ये बनेगा मोड ए मोड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों पे, देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा इस तरह से, अगर ये ए है ये बी है तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा ये पूरा, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एन की डायरेक्शन में होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ए क्रॉस बी से हमें जो वेक्टर मिलता है वो एन की डायरेक्शन में होता है, और एन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हम इसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस सब का मैग्नीट्यूड, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 0। थीटा 0 हो गया तो जब यहाँ रखोगे तो साइन 0 0, तो इन दैट केस ए क्रॉस बी 0 हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब है वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ऑर्डर सेम नहीं होगा, मतलब कम्यूट नहीं करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करेंगी। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि ए क्रॉस बी नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए के, क्योंकि एंगल चेंज हो जाता है और साइन में एंगल चेंज होने से नेगेटिव का साइन आ जाता है। कॉम्पोनेंट फॉर्म में और बता देती हूँ अभी मैं आपको। एंगल वही थीटा मैं पहले भी बता चुकी थी, थीटा की वैल्यू वही 0 से पाई के बीच रहेगी। अब आप देखें कि अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है तो कैसे आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वहाँ हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं a1i a2j a3k, वेक्टर बी हो गया b1i b2j b3k। तो a क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट बना लेना i j k। a क्रॉस बी है तो पहले a के कंपोनेंट्स लिखने हैं a1 a2 a3, b बाद में है तो बाद नीचे b के कंपोनेंट लिखने हैं। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जो वैल्यू आएगी वो a क्रॉस बी वेक्टर आएगा। अब बात कर लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ आने वाले यूनिट वेक्टर्स आई जे के बारे में। उनकी क्रॉस प्रोडक्ट और देख लेते हैं हम फटाफट से, क्योंकि ये छोटे छोटे रिजल्ट्स बड़े काम आते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। आई क्रॉस आई, दो वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर है, बीच का एंगल 0, जब आप यहाँ 0 लगाओगे तो साइन 0 0 हो जाता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ऑलवेज 0 होता है, डॉट में ये ऑलवेज 1 होते हैं। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ आई क्रॉस जे तो ये के इक्वल होगा। ऑर्डर ध्यान रखना, आई के बाद जे के बाद के। अगर मैं लेती हूँ जे क्रॉस के तो वो आई के इक्वल होगा। के क्रॉस आई लेती हूँ तो वो जे के। लेकिन अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी क्रॉस ए का नेगेटिव है, तो जब हम जे क्रॉस आई लेंगे तो वो माइनस के आएगा। के क्रॉस उल्टा कर दिया यहाँ तो वो माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के लोगे तो वो माइनस का जे आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि अगर ए और बी किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना, ए और बी वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये हमारा ट्राइंगल बन गया, इनके बीच का एंगल थीटा आ गया। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसी को अगर हम एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दें और उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। छोटी छोटी बातें ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। मेन जो भी कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिए। कुछ रह गया होगा, स्किप हो गया होगा तो बीच में मैं यहाँ पर डाल दूंगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं।
अब डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सैंपल पेपर से लिया है मैंने। इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, प्रूव दैट ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। शॉर्ट में मैं सारे सॉल्यूशंस आपको कराऊंगी। ए यूनिट वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी यूनिट वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ भी कई जगह मिलेंगे, तो इसके लिए मैं पहले आपको एक रिजल्ट बता दूं कि जब भी हमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ इसका स्क्वायर लेके चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसी वेक्टर की उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फर्दर कैलकुलेशन के बाद आ जाती है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। अगर माइनस है तो भी मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। देखेंगे ध्यान से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा वेक्टर ए होल स्क्वायर, ये बस यहाँ कैप का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, 2a डॉट बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको खोलो ए डॉट बी को। ए डॉट बी को हमने खोलना है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 2। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, फर्दर ये फिर 1 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ने 1 हो जाना है, तो ये दोनों तो भाई 1 1 हो जाएंगे, और ये कॉस थीटा। देखो 1 और 1 ये बन गया 2 जमा 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। अब ये स्क्वेयर कहाँ से आ गया, लेफ्ट में देखो, हम स्क्वेयर ही तो लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वेयर, जो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। स्क्वेयर हटाने के लिए बोथ साइड्स हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, तो ये तो बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और ये 4 का अंडर रूट 2, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आपने ध्यान ये देना है कि ये तो देखो बीच में मैंने समझाया है आपको, तो ये तो एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन तो इतना ही बनता है आपका छोटा सा। एक तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, एक ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ देखा कि अभी भी आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ फिर हमने ए डॉट बी फिर से लगा दी। सेकंड क्वेश्चन फिर से डिफरेंट है, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय वेक्टर ए एंड बी। अब आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी का वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, है ना। थोड़ा ध्यान देना, इससे पहले मैंने जो बताया था, मैंने ये बताया था अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट होती हैं तो एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसने हमें ए और बी को एज ए साइड नहीं दे रखा, एज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो यहाँ एक और रिजल्ट आपका आ जाता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इन दैट केस एरिया होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर डायगोनल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के तो एरिया इस फॉर्मूले से निकलेगा, साइड्स दे रखी हैं तो एरिया उससे निकलेगा। तो जल्दी से इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, यानी ए क्रॉस बी तो हर हालत में हमने निकालना है, ए क्रॉस बी तो हर हालत में निकालना है। तो भैया निकाल लो, आई जे के, राइटिंग पे ध्यान मत देना, 2 - 3 4 2 - 1 2। और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं फटाफट। डिटर्मिनेंट है, ओपन कर लो, आई ये गया तो ये हो गया -6 + 4 -2 आ जाएगा, -j ये गया 4 - 8 4 - 8 -4 आ जाएगा, और k ये गया -2 + 6 4 आ जाएगा। तो ये बना -2i + 4j + 4k। अब इसका आप निकाल दो मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा 2²
प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर का अंडर रूट, 16 32, 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट आ गया 6। एरिया क्या था? एरिया था ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ, क्योंकि ये डायगनल्स हैं तो 6/2 यानी कि 3 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा एरिया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था कि अगर आपको डायगनल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के तो हमारा एरिया का फॉर्मूला डिफर कर जाता है, साइड्स दे रखी हैं तो एरिया का फॉर्मूला कुछ और आता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेना, वैसे बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। थर्ड पे आ जाइए, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करनी है, क्रॉस मत करने लग जाना, क्रॉस मत करना, वहाँ पर एंगल क्लियर ही नहीं होगा आपको, क्योंकि साइन थीटा हर हालत में पॉजिटिव आएगा। हम ये नहीं बता पाएंगे कि एंगल 0 to 90 है या 90 to 180 है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मान लेते हैं कि थीटा इनके बीच का एंगल है, तो कोस थीटा क्या बनेगा? ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। समझा चुकी हूँ, तो ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी क्या बताया था? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। चलिए पहले यहाँ अलग अलग तीनों चीज़ें निकाल के दिखाती हूँ मैं। ए डॉट बी का मतलब आई वाले को आई वाले से, तो 1 1 जा 1, जे में +1 है, यहाँ -1 है, -1, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, -1, ये 1 से 1 कैंसिल, -1 आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड देखो, 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर, 1 और 1 2 और 1 3, √3। और ऐसे ही बी का भी निकालोगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। अब यहाँ आपने वैल्यू रख देनी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√3 यानी कि -1/3। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा? अब -1/3 हमारी टेबल में नहीं है, तो थीटा को हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस इनवर्स -1/3। हर टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर होता जा रहा है। फोर्थ पर आ जाइए अब आप। द पोजीशन वेक्टर, ये PV का मतलब है पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर दिस λi + 3j 12i + μj 11i - 3j। 2 डायमेंशन में चल रहे हैं हम, 3 में नहीं चल रहे हैं। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। हमें 2 पॉइंट्स A और B को ध्यान देना, आगे पढ़ा नहीं मैंने। इफ C डिवाइड्स AB इन रेशो 3:1 फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है? λi + 3j, जिसे हम वेक्टर A नाम दे सकते हैं। B का पोजीशन वेक्टर क्या है? 12i + μj, जिसे हम वेक्टर B नाम दे सकते हैं। और C का पोजीशन वेक्टर जिसे हम स्मॉल c नाम दे सकते हैं, दैट इज 11i - 3j। और ये इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था सेक्शन फॉर्मूला में? वेक्टर C क्या हो जाएगा? mb + na/m + n। ठीक है, तो दोनों तरफ वैल्यूज रख दो। वेक्टर C हमें पता है 11i - 3j, m का मतलब 3, b का मतलब ये वेक्टर यानी कि 12i + म्यू है बेटा जी, ये j प्लस n का मतलब 1 और a का मतलब ये वेक्टर है λi + 3j डिवाइडेड बाय m + n यानी 3 + 1। दोनों साइड सॉल्व कर दो और वेक्टर्स की इक्वालिटी से कंपोनेंट फॉर्म में अभी मैंने बताया था। चलो मैं जल्दी से करती हूँ पहले। 12 × 36 और प्लस लैम्डा आई की टर्म्स मैंने इकट्ठी कर दी, 36 + λi। आगे बढ़ते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3μ + 3j डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस 4 को फिर से सेपरेट कर लेना, दोनों के नीचे अलग अलग कर देना, तो यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ इसको रब कर देती हूँ एक बार। इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स भी मैं साथ साथ आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर वेक्टर A वेक्टर B के इक्वल है, A है a1i b1j c1k, a1 a2 a3 लेना था, वैसे आसानी रहती है, a1 a2 a3, और ये है b1i b2। जो भी बात मैंने कहा था रह जाएगी तो मैं बीच में बता दूंगी। 2 वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए, तो i वाला i वाले के यानी a1 b1 के इक्वल होना चाहिए।
A2 B2 के और A3 B3 के। वही रिजल्ट हम यहाँ लगाएंगे। I का कॉम्पोनेंट 11 है तो वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है, ड्यू टू इक्वालिटी। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स इक्वल हैं। तो 11 इज इक्वल टू 36 प्लस लैम्डा बाय 4, यहाँ ले आओ 44, 36 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू लैम्डा, 8 इज इक्वल टू लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी। और -3 को कर दो अब आप इसके इक्वल, -3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 3/4, 4 को यहाँ ले आओ -12, क्लियर। बाद में ये 3 भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 म्यू, -15 3 से डिवाइड करोगे तो म्यू की वैल्यू -5 आ जाएगी। कैलकुलेशन वर्क तो आपको अब तक आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर एग्जाम की तैयारी क्या चल रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको, आपने मेन लॉजिक समझना है, आपको लॉजिक समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप अपने आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकोगे। और ये एक और क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। इफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज 60, a माइनस बी इज 40, मैग्नीट्यूड ऑफ a 22 है तो b का मैग्नीट्यूड निकालो। b नहीं था भाई, ये b का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो अब इनको देखो, स्क्वायर लेंगे हम इनका, फिर बता दूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने स्क्वायर लेना है। आप ले लो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, ये क्या बनेगा, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। और ये क्या बनेगा, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। 2a डॉट b से 2a डॉट b कैंसिल हो जाएगा। मोड a स्क्वायर कितना है, मोड a 22 है तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ जी गड़बड़ क्या कर दी, इक्वल टू तो किया ही नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 होल स्क्वायर प्लस 40 होल स्क्वायर। राइट साइड में भी तो कुछ आना चाहिए ना, 60 का हो जाएगा 3600, 4 का हो जाएगा 1600। यहाँ ले लो 22 स्क्वायर, बी स्क्वायर को 2 बार कर लो, 2 टाइम्स ऑफ मोड बी स्क्वायर। और ये फिर से हो जाए, इसको बल्कि ना वैल्यू को बाद में पुट कर लो, बाद में पुट करो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मोड ए स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ मोड बी स्क्वायर। 2 कॉमन ले दो, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 और 16 5200। इस 2 को यहाँ से इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू पुट करो, 22 होल स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2600। 22 का स्क्वायर 484 होता है, करके देख लेना। 44, हाँ बिल्कुल यही होता है, 484 प्लस मोड बी स्क्वायर, ठीक है। 484 को उधर ले जाके माइनस कर दो, 10 में से 4 करेंगे 6, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1, 2116 आ जाएगा। तो मोड बी क्या आ जाएगा, 2116 का अंडर रूट, ये अंडर रूट आप देख लेना 46 आ रहा है, तो ये अंडर रूट आपका आ जाएगा 46, तो बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 46। Question number 6, find magnitude of A and magnitude of B if mod A is equal to 2 times of magnitude of B and this result is given। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको करा रही हूँ। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, बिल्कुल अपने अलजेब्रा की तरह, मोड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस मोड ऑफ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, ठीक है ना। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये यहाँ ए स्क्वेयर के प्लेस पर हम क्या लेते हैं, मोड ए स्क्वेयर माइनस मोड बी स्क्वेयर। और a का मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स ऑफ मोड b, तो यहाँ हम रख देते हैं 2 मोड बी का होल स्क्वेयर ए के प्लेस पर माइनस मोड बी होल स्क्वेयर। ध्यान देना, 2 का स्क्वेयर 4 मोड बी स्क्वेयर माइनस मोड बी स्क्वेयर। 4x में से x करेंगे 3x, तो 3 टाइम्स ऑफ मोड बी स्क्वेयर 12, 3 से इसको काट दो 4 हो जाएगा, दोनों तरफ आप अंडर रूट करोगे तो मोड बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मोड बी 2 आ जाएगा, मोड ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। मोड ए क्या है, बी के मैग्नीट्यूड का डबल है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें इसमें बस एक ही आइडिया यहाँ पर लेना था कि हमें इसको यहाँ पर ओपन करना था। सेकंड पढ़ें जल्दी से। इफ़ a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0, मोड a 3, मोड b 5, मोड c 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कर रहे हैं बात 7th क्वेश्चन की। हमें गिवन है a + b + c 0 है। जब ये 0 है तो इसका जो जब वेक्टर ही 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 आएगा। a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर mod c स्क्वायर प्लस 2a.b प्लस 2b.c प्लस 2c.a इज इक्वल टू 0। जो वैल्यूज़ नोन है उन्हें पुट कर दो। मोड a 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 0। ऐड कर दीजिए 25 + 9 34 और 40 74 9 83 आना चाहिए। ठीक है 83 ये पूरी आ जाएगा 83। इसको राइट में ले जाओ तो ये 2 यहाँ रह गया, 2 × a.b + b.c + c.a इज इक्वल टू -83 और ये 2 यहाँ से हटकर इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड द आंसर विल बी -83 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखें जरा। इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, जैसा पढ़ते जाते हो वैसा राइट करते जाया करो। मान लिया a और b दोनों यूनिट वेक्टर हैं और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि उनके सम का मैग्नीट्यूड भी 1 है। समझे ना, a यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है, b यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ये लाइन आपने समझनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, पहले उनका डिफरेंस लेना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड हमने √3 दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें a + b का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब a + b से a - b पर कैसे जाएं, अब इसे कैसे करोगे ये हमने देखना है। तो ये देखो बेटा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, इसको ओपन करो तो a² + b² + 2ab, a² + b² -2ab, वो 2ab कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ mod a² प्लस mod b²। इसी लेक्चर में इसी रिजल्ट को मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ। a + b का मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हमने कैलकुलेट करना है तो एज इट इज छोड़ दो। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 2 2 2 जा 4 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर 3 आ गया, स्क्वायर हटा दोगे तो √3 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो √3 आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, ब्रैकेट में वेक्टर लिख रहा है तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है किसका, ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर। पहले वेक्टर को आपने नाम दे देना है वेक्टर a, दूसरे को नाम दे देना है वेक्टर b। a का b पे प्रोजेक्शन हमने निकालना है तो वो बनेगा a.b बाय mod b। ये आप अपने आप कर लेना। a.b मैं वर्बल बता रही हूँ, 2 1 जा, चलो कर ही देती हूँ जल्दी से। a.b कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 1 जा 2, फिर +2 + 1, ये बनेगा 2 + 2 + 1 और b का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1² + -2² + 1 यानी 1 + 4 + 1 का √। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा √6। ये a का b पर प्रोजेक्शन आ जाएगा। डॉट नहीं है, डॉट के बाद मैंने सारा इसी में मिक्स कर दिया है। और अब ये देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज 1 साइड एंड ए डायगोनल। ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए और 1 साइड एंड अ डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये a है, ये साइड b है, हमें b नहीं पता, हमें ये पता है, ध्यान से सुनो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज 1 साइड एंड अ डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय को इनिशियल वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो ये वेक्टर तो साइड ए को रिप्रेजेंट कर और ये डायगोनल को, तो डायगोनल को डी से ले लेते हैं। तो वेक्टर ए जो है हमारा
वो क्या है, वो है i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर d यानी डायगोनल क्या है 4i प्लस 5k। b नहीं गिवन है, तो ये जो है हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अगर पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो थर्ड साइड उनके सम को रिप्रेजेंट करती है, जिसे इसने वेक्टर डी दे रखा है जो एक्चुअल में a प्लस बी है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। वेक्टर डी a प्लस बी हो गया वेक्टर d के इक्वल, b हो गया d माइनस a के इक्वल, a उधर चला गया। अब ये तो वेक्टर d है और ये वेक्टर a है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4i में से i माइनस किया तो ये आ गया 3i। ये क्या कर रही हूँ मैं बताने जा रही हूँ, रुको एक मिनट। तो यहाँ से इसको माइनस किया तो ये बन गया प्लस जे, और 5k में से k माइनस किया तो बन गया 4k। देखो दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स a और b से रिप्रेजेंट होती हैं तो एरिया हो जाएगा a क्रॉस b का मॉडुलस। अगर किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल हमें गिवन है तो एरिया हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसमें ना तो दोनों डायगोनल गिवन है ना दोनों साइड्स गिवन है, एक डायगोनल और एक साइड गिवन है, तो हम इस रिजल्ट को यूज करके दूसरी साइड और फाइंड करेंगे। तो ये तो वेक्टर a आ गया जो इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वेक्टर b आ गया जो दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें दोनों साइड्स मिल चुकी हैं, तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं जो कि होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है और आपको ये पता लगाना है कि व्हाट आई हैव टू डू। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं कि दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर निकालना है तो उसको मान लो। ऐसा कुछ नहीं करना। जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक थर्ड वेक्टर पूछा जा रहा है तो वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो थर्ड वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो सबसे पहले तो आपने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है और फिर उसको किस में बदल देना है, यूनिट वेक्टर में। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 3 1 2 -1 और 2। इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक मिनट। ये आ रहा है 7i -6j -10k आ गया। a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर है जो a के भी परपेंडिकुलर है और b को भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये यूनिट नहीं है। तो यूनिट नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड और निकाल दो। कितना आएगा 49 + 36 + 100 5 185 का अंडर रूट, ठीक है। अब इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर हमें, मान लीजिए इस वेक्टर को मैं c नाम दे दूं तो हमें यूनिट वेक्टर c मिल जाएगा जो कि दोनों गिवन वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मेन है आपने लॉजिक समझना है। जब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक सिंगल वेक्टर मांगा जाए तो हमें उन दोनों वेक्टर्स की निकाल देनी है क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर यूनिट वेक्टर पूछ लिया तो उसी को फिर यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, मोड a 2 है, मोड b 7 है, a क्रॉस b गिवन है, a और b के बीच का एंगल निकालो, मान लिया थीटा है। आप एक बात याद करो, मैंने बताया था a क्रॉस b का मोड, मैंने बताया था मोड a मोड b साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, a क्रॉस b का मोड डिवाइडेड बाय मोड a मोड b इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक
ठीक है, ये हमारा आ जाता है। तीनों चीज़ हमारे पास हैं, ध्यान से देखो। ये a क्रॉस b दे रखा है, मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, मैग्नीट्यूड आप निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 36 40 9 7 आ जाएगा। तो ये तो ऊपर वाला तो 7 आ जाएगा, और मोड a 2 है, मोड b 7 है। ध्यान देना, ऊपर 7 नीचे 7 × 2 = sin थीटा। sin थीटा कितना आ गया, 1/2। 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो एंगल कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। 13th पे चलते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, देन फाइंड sin थीटा। तो इसको करने के दो तरीके हैं भाई। एक तरीका तो यही है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ हिंट दूंगी आपको, वरना बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है। आपने इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ये है a और b, इनके बीच का एंगल मान लिया क्या है, थीटा है। तो आप बिल्कुल पहले a क्रॉस b निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मोड a निकालो, मोड b निकालो, और साइन थीटा पूछा है ना, इसलिए इसके अंदर पुट कर दो। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लंबा लग रहा है तो आप इनकी ले लो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेकर a डॉट b बाय मोड a मोड b से आप निकाल दो कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आने के बाद आप कर देना 1 - cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करके भी आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज तरीका यही है, पहले आपने a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड a मोड b, और इस फॉर्मूले में रखना है। तो 2 नंबर के लिए थोड़ा लंबा मुझे लग रहा हो सकती है कैलकुलेशन, उसकी बजाय कॉस थीटा ज़्यादा इजीली निकलेगा, और उसकी हेल्प से फिर आप साइन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो हिंट दे दिया है, अपने आप ट्राई करना है आपने, मतलब अब तो आपने लॉजिक समझना है, बाकी तो आपने क्वेश्चन पेपर में ही अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं 14th पर। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो ABC, तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो मैट्रिक्स से भी निकल सकता था, लेकिन इसने साफ साफ बोल दिया है कि भैया उससे निकालो, वेक्टर से। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 2 3, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 1 4, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 - 1। वेक्टर यूज़ करना है। वेक्टर यूज़ करना है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर a और b से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बाय 2 से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप कोई दो वेक्टर, कोई दो लाइन इसकी साइड्स को निकालो। हमने निकाल लिया AB और AC, एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले। तो हम निकालेंगे वेक्टर AB। वेक्टर AB क्या बनेगा, वेक्टर AB बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पेपर में इतना लंबा नहीं करके आना, आप डायरेक्ट करना। B का पोजीशन वेक्टर है 2i - j + 4k, ये है, माइनस i + 2j + 3k, माइनस कर लो तो ये बन गया i - 3j + k, ये तो बन गया वेक्टर AB। ऐसे ही आपने निकालना है वेक्टर AC। AB और AC किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो AB क्रॉस AC के मॉडुलस का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आपने ट्राई करना है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के 2 थे, मैंने एक ही उठाया है ये क्वेश्चन। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ दिस दिस एंड दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड लैम्डा। जब भी 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट फॉर्म में, तो आपने उन तीनों के जो है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को लेके डिटर्मिनेंट बनाना है, और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना है। इसके कंपोनेंट्स हो गए 1 - 1 1, इसके हो जाते हैं 3 1 2, और इसके हो जाते हैं 1 लैम्डा - 3 = 0, क्योंकि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आप अपने आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लोगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ, तब तक आप इस लेक्चर से अपना बेसिक्स क्लियर करें और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की रिवीजन कर लें। अगर लेक्चर आपको समझ आया, पसंद आया, आप चाहते हैं कि मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको कराऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।